आप सभी का स्वागत है। बच्चों, बोध कल हमने आधा पढ़ा चुके थे आप लोगों को, तो बाकी के अंश मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लो। प्रेमचंद जो कहानीकार थे वे बोध की रचना करते हुए कहते हैं कि इस बोध रचना में हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। कहानीकार प्रेमचंद जी बचपन से ही ट्यूशन पढ़ा के अपने परिवार को पालते थे, फिर बड़े होकर एक अध्यापक बने, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर बने, समाज सुधार के लिए बहुत सारे कहानी और उपन्यास लिखकर संदेश दिए हैं। तो बोध के जरिए वे हमें कहना चाहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। कल हम पढ़ चुके थे बच्चों, इस कहानी में ठाकुर अतिबल सिंह, मुंशी बैजनाथ और पंडित चंद्रधर जो 3 पड़ोसी पास में रहते थे, इन अतिबल सिंह और बैजनाथ अयोध्या धाम घूमने के लिए निकल पड़े, साथ में चंद्रधर जी को भी लिए। जब रेलगाड़ी में बैठे तो अतिबल सिंह जो थे ठाकुर जी, उनके पास में जो 4 डिब्बे में 4 जो मुसाफिर सोए हुए थे, वे उनसे बातचीत हो गई। मुसाफिर लोग लेटे रहे थे, इनको बैठने के लिए जगह नहीं दिए। तो ठाकुर जी ने क्या कहा था क्या हम लोगों ने किराया नहीं दिया है? तो मुसाफिर उठकर बैठे नहीं और उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दिए। फिर क्या हुआ? जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो। मुसाफिर ने कहा जिसे किराया दिए हो उसे जाकर जगह मांगो। ठाकुर, जरा होश की बातें करो। इस डब्बे में 10 यात्रियों की बैठने की आज्ञा है। इस डब्बे में तो 10 यात्री बैठकर जाने की आज्ञा है। मुसाफिर, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बातें कीजिए। यह थाना नहीं है, मुसाफिर ने कहा, यह थाना नहीं है, जबान संभाल कर बात कीजिए। जबान यानी कि जीभ, जबान संभाल कर यानी कि जीभ को संभाल कर बात कीजिए, सोच समझ कर बात कीजिए। ये थाना नहीं है जो आपका यहाँ रोकदार चले। मुसाफिर, हम ठाकुर, तुम कौन हो जी? ठाकुर ने पूछा, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का अपराध लगाया था और उसके बाद से आप नकद 25 रुपए लेकर चले थे। तो खुफिया फरोशी यानी कि गुप्त चीजों को बेचने वाला, खुफिया फरोशी। आप मुझ पर एक अपराध लगाया और 25 रुपए लेकर ही मुझसे जुर्माना लेकर ही टले थे, वही मैं हूँ। ठाकुर, आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी। रियायत, छूट। मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी। रियायत यानी कि छूट। तुम तो कुछ छूट दिया था, अगर नहीं देते तो तुम मुझे चालान कर देता। तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पा जाते। सजा यानी कि दंड। सजा यानी कि दंड। अगर तुम्हें चालान कर देता तो तुम्हें दंड मिलता, सजा मिलती। मुसाफिर, और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है। गाड़ी में खड़ा रहने दिया मुझे, तुम्हें यह तो रियायत मैंने भी की, तो तुम्हें यहाँ खड़ा रहने दिया। धकेल देता तो तुम नीचे आते जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता न चलता। अगर तुम्हें मैं धकेल देता तो नीचे गिरता और हड्डी पसली का पता नहीं चलता, तुम गिरकर मर जाते। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठट्टा मारा। दूसरा जोर से हंसने लगा और बोला, क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? मुझे क्यों नहीं उठाते? दूसरा मुसाफिर ने उठकर कहा, मुझे भी तो उठाओ। ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो गए थे। सोचते थे अगर थाने में होता तो इसकी जबान खींच लेता। अगर थाने में ये होता ना, इसकी जबान में खींच लेता, लेकिन ये तो रेलगाड़ी के अंदर है। पर इस समय बुरे फंसे थे। वह बलवान मनुष्य थे, पर यह दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे दिख रहे थे। ठाकुर जी बलवान थे, फिर भी ये दोनों तो हट्टे कट्टे हैं। अगर यहाँ कुछ हो गया तो जान को खतरा है। ठाकुर,
संदूक नीचे रख। ठाकुर, संदूक नीचे रख दो, बस जगह हो जाए। ठाकुर ने कहा तुम लोग संदूक अगर नीचे रख दो, सीट के नीचे रख दो तो जगह हो जाए, हम लोग बैठ जाए। दूसरा मुसाफिर बोला और आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाए, आप ही क्यों ना नीचे बैठ जाए, हम क्यों संदूक नीचे रखे, आप ही नीचे बैठ जाए। इसमें कौन सी हट्टी हुई जाती है, यह थाना थोड़े ही है कि आपके रोब में फर्क पड़ जाएगा, आप नीचे बैठ जाइए। ये थाना नहीं है कि आपके रोब में फर्क पड़ेगा, एक सम्मान हानि हो जाएगी, आप ही नीचे बैठ जाइए। यहाँ ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई वैर है, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई वैर है। वैर यानी कि शत्रुता, वैर दुश्मनी। क्या मुझसे तुम्हें भी कुछ कोई वैर है या दुश्मनी है। जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी। सूरत यानी कि चेहरा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखी, मैंने क्या बिगाड़ा है, ठाकुर जी ने मुसाफिर से पूछा। दूसरा मुसाफिर ने कहा, आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए, मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुपचाप तमाशा देखता था, मेले में मैं था, लेकिन आपने मुझे बड़ी पिटाई की, कचूमर निकाल दिया, यानी कि मुझे बहुत बड़ी पिटाई की। मैं चुप रह गया। घाव दिल पर लगा हुआ है, आज उसकी दवा मिलेगी। घाव मेरे दिल पर लगा हुआ है, बिना अपराध किए हुए आपने मुझे जो पीटा है, घाव मेरे दिल पर लगा है, और इस घाव के लिए आज ही दवा मिलेगी। दवा मतलब घाव में लगाने के लिए दवा आज मिलेगी। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। यह कहकर अपने पांव को फैला दिया, जगह ना देने की इच्छा है इसलिए पैरों को फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा, गुस्से से देखने लगा ठाकुर जी को। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर पंडित जी, वहां चंद्रधर पंडित जी तो थे ही पास में, वे चुपचाप देखते थे और डरते थे कहीं मारपीट इन लोगों में ना हो जाए, अब मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया कि आप लोग चुप हो जाइए, शांत रहिए। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकाल कर दूसरे कमरे में बैठाया। तो जो ही तीसरा स्टेशन आ गया, ठाकुर साहब ने अपने बाल बच्चों को लेकर उतर आए और दूसरे डिब्बे में जाकर पहुंच गए। जमीन बिठाया, इन निकलकर दूसरे कमरे में बैठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठा कर जमीन पर, इन दोनों जो दुष्ट मुसाफिर थे, असबाब निकालकर नीचे फेंकने लगे। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े। दोनों मुसाफिर ठाकुर साहब को ऐसा धक्का दिया कि प्लेटफॉर्म पर ही वह गिर पड़े। गार्ड से दौड़े कहने के लिए इन लोगों के खिलाफ कुछ कहने के लिए गार्ड के पास दौड़े। तो इस समय क्या हुआ, इंजन ने सीटी दी, जाकर गाड़ी में बैठे। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी तो चल जाएगी, छूट जाएगी, इसलिए फिर लौटकर अपने जगह पर सीट पर बैठ गए, चलने लगे। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी दशा थी। मुंशी बैजनाथ भी साथ में दूसरे स्थान पर बैठे थे, उनकी दशा बुरी होने लगी। सारी रात जागते गुजारी, रात भर उन्होंने सोया नहीं, जागते गुजारी। जरा पैर फैलाने की जगह न थी, पैर फैलाने की जगह, इतनी भीड़ थी गाड़ी में कि पैर फैलाने के लिए भी जगह नहीं थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भर कर रख ली थी, प्रत्येक स्टेशन पर कोयला पानी ले रहे थे। बोतल, वो तो शराब और कबाब में उनको लत था ही, बहुत पीते थे, तो पॉकेट में, जेब में वे बोतल भर कर रख लिए थे और गाड़ी के अंदर पीने लगे रास्ते में। कोयला पानी ले रहे थे अर्थात शराब पीते थे। फल यह हुआ कि पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ होने लगी। उल्टी हुई और पेट में भी दर्द होने लगा, मरोड़ होने लगी अर्थात दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े, चाहते थे कि किसी भांति लेट जाएं, पर वहां पैर फैलाने की तो जगह नहीं थी। वे सोचते थे कि थोड़ा लेट जाए, लेकिन वहां तो पैर फैलाने के लिए जगह नहीं थी, लेटे कहाँ।
लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह जब्त किया, लखनऊ तक वह खुद को नियंत्रण करके रखा। जब आगे चलकर विवश हो गए, लेकिन आगे उन्हें विवश होना पड़ा। एक स्टेशन पर उतर पड़े, प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, एक स्टेशन पर वे उतर गए और पत्नी भी घबरा गई। बच्चों को लेकर उतर पड़ी। जब वो प्लेटफॉर्म पर लेट गए उतर कर मुंशी जी, तो बच्चों को लेकर पत्नी भी उतर पड़ी। असबाब उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। असबाब उतार कर पत्नी उतरी, लेकिन ट्रंक को वहीं छोड़ दी। गलती से ट्रेन के अंदर ट्रंक रह गया, बक्सा रह गया। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। दरोगा जी ने देखा मुंशी जी उतर पड़े हैं और इस दशा खराब है, इसलिए वो भी उतर गए। समझ गए कि हजरत आज ज्यादा चढ़ा गए। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई है। वे समझ गए कि ज्यादा पीने के कारण ये हुआ है। फिर वे क्या है, उनकी दशा बिगड़ गई, ये समझ गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कैफ और दस्त। बदन में बुखार है और पेट में दर्द है, कैफ और पैखाना, चारों तरफ से वे बीमार हो गए। बुखार भी है और पेट में दर्द भी है, उल्टी भी और पैखाना भी होने लगा, दस्त भी होने लगा। देखा तो मुंशी जी की दशा बिगड़ गई है, तो हुक्म किया रोगी को बाहर ले जाओ। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हैजा एक बड़ी महामारी है, तो मरीज को बाहर ले जाओ। गार्ड ने चिल्लाया, स्टेशन मास्टर ने चिल्लाया, हुक्म दिया रोगी को बाहर ले जाओ। विवश होकर लोग मुंशी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। जब पेड़ के नीचे उन्हें ले गए तो पत्नी भी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से वहां एक छोटा सा अस्पताल है, यह पता लगा। लोगों की जान में जान आई कि एक अस्पताल तो है, वहां हम मरीज को ले जाएंगे। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिलोर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा, धैर्य, तसल्ली मिली। ढाढ़स मतलब तसल्ली, ढाढ़स। तसल्ली हुई कि एक अस्पताल पास में है। दारोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से समाचार सुनाया और कहा आप चलकर जरा उन्हें देख तो लीजिए। दारोगा जी दौड़कर गए और डॉक्टर को बुलाया, आइए। डॉक्टर का नाम था चोखेला। उस डॉक्टर का नाम था चोखेला। कंपाउंडर थे, वह एक कंपाउंडर था। लोग आदत से उसे डॉक्टर कहा करते थे, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर ही डॉक्टर का काम करते थे। सवेरे के समय डॉक्टर ने मना किया कि मैं सवेरे के समय वहां आ जाने की मुझे आज्ञा नहीं है। दारोगा तो क्या मुंशी जी को यहाँ ले आए? मुंशी जी को यहाँ ले आए? दारोगा ने पूछा डॉक्टर से। चोखेलाल, हाँ आपका जी चाहे लाइए। दारोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया, उसे उठा के लाने के लिए एक डोली का प्रबंध किया और उन्हें यहाँ ले आए। मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। जो ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा हैजे के रोगी को ऊपर आने की आज्ञा नहीं है। डॉक्टर ने कहा हैजे के रोगी है, ऊपर लाने का हुक्म नहीं है। बैद्यनाथ अचेत तो थे नहीं। आवाज सुनी, पहचाना, धीरे से बोले अरे यह तो बिलोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करता है। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? इससे डॉक्टर साहब को, चोखेलाल को पहचानते थे और बोले कि आपको तो मैं पहचानता हूँ, क्या आप मुझे पहचानते हैं? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। बैजनाथ, पहचान कर भी इतनी निठुरता? आप मुझे पहचानते हैं फिर भी इसी निठुरता की? मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया, जरा देखिए तो मुझे हो क्या गया है। चोखे, हाँ यह सब कर दूंगा और मेरा काम ही क्या है, फीस लाइए। उसने मांगा कि मुझे फीस तो दीजिए। दारोगा जी, अस्पताल में कैसी फीस जनाबे? जनाबेमन, आप अस्पताल में फीस क्यों मांग रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, यहाँ तो मुफ्त में ही होना चाहिए। चोखे, वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबेमन, इन मुंशी जी ने मुझसे भी वसूल की थी फीस, इसीलिए मैं भी मांग रहा हूँ। दारोगा जी, आप कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। चोखे, मेरा घर बिलोर में है। चोखेलाल ने कहा मेरा घर बिलोर में है, वहाँ
मेरी थोड़ी सी जमीन है, थोड़ी सी जमीन भी वहाँ है। साल में 2 बार उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ, मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल करते हैं। वहाँ तहसील में मैं जब जाता हूँ, मुझे डांट कर अपना फीस ले लेते हैं। ना दूं तो शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। अगर मैं फीस ना दूं तो शाम तक मुझे खड़ा कर देते थे। फिर संजना कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर अर्थात कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी पर नाव और कभी नाव पर गाड़ी। इसलिए अभी मेरी बारी है, मुझे फीस लेना ही है। मेरी फीस 10 रुपए निकालिए, देखो दवा दूं और राह लीजिए। आप राह लीजिए, 10 रुपए पहले निकालिए, तब मैं दवा दे दूंगा। 10 रुपए चोखे? जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहो तो 10 रुपए, और अगर यहाँ ठहरना है तो रोज 10 रुपए देना पड़ेगा। दारोगा जी विवश हो गए। दारोगा जी तो विवश हो गए, कहीं और उपाय है नहीं। बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे, बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उसे अपने बक्से की याद आई। बक्सा तो छूट गया है ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकाल कर चोखेलाल को दे दिया उन्होंने 10 रुपए। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ, दिन भर दवा का कोई फायदा नहीं हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। दूसरे दिन जब दवा की आवश्यकता हुई, फिर रुपए की चाह हुई। दिन भर कुछ मुशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए में बेचा गया, बाजार में बेचा गया, तब काम जो मुशियाइन की थी 20 रुपए का गहना, उसको बेचकर काम निपटा। शाम तक मुंशी जी चंगे हुए। रात को गाड़ी पर बैठकर खूब गालियां दी। शाम तक जब चंगे हो गए, ठीक हो गए, तबीयत ठीक हो गया, तो गाड़ी में फिर बैठे शाम को और फिर गालियां देने लगे चोखेलाल को। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। जब अयोध्या में पहुंच गए, स्थान की खोज हुई। वहां अधिक लोग पहुंचे, अधिक यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। पंडों के घर में जगह न थी, घर घर आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी, कहीं ठिकाना ना मिला। अंत में निश्चय हुआ कि किसी पेड़ के नीचे ही डेरा डाला जाए। लेकिन पेड़ के नीचे भी एक थोड़ा भी जगह नहीं है, क्योंकि यात्रियों वहां पहले से भीड़ लगी हुई थी। यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के सिवा और कोई उपाय न था। तो रेत पर पड़े रहने के और कोई उपाय ही नहीं था। एक स्वच्छ स्थान देखकर बिस्तर बिछाए और लेटे, इतने में बादल घिर आए। जब लेटने लगे एक स्वच्छ स्थान में, खुले स्थान पर, तो बादल घिर आए, गड़गड़ बादल घिर आए। बरसात की बूंदें गिरने लगी। फिर कहाँ जाए? बिजली चमकने लगी, गरज के कान में पर्दे फट गए। लड़के रोने लगे, स्त्रियां स्त्रियों की कलेजे कांप रहे थे, डर गई सब। अब यहाँ ठहरना दुस्सह था, पर जाएं कहाँ? अब इस स्थान पर, अनजान जगह पर कहाँ जाएं? चिंता होने लगी सभी का। अकस्मात एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। अकस्मात क्या हुआ? एक अनजान मनुष्य नदी के उस किनारे से लालटेन पकड़ा हुआ शाम को आता हुआ दिखाई दिया। वह निकट पहुंच गया तो पंडित जी ने उसे देखा। आकृति कुछ पहचानी हुई मालूम हुई, किंतु वह विचार न आया कि कहाँ देखा है। पंडित जी ने सोचा है जाना पहचाना लगता है, फिर भी पहचान नहीं रहे थे। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ यात्रियों के ठहरने की कोई जगह मिलेगी? भाई साहब, यहाँ कोई यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी क्या? पूछने लगे पंडित जी। वह मनुष्य रुक गया, पंडित जी की ओर ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं है? वह मनुष्य रुक गया और पूछने लगा, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं है? पंडित जी प्रसन्न होकर बोले, हाँ जी हाँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? जी हाँ, मैं तो चंद्रधर हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? उस मनुष्य ने सादर पंडित जी के चरण छुए और बोले, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ, मेरा नाम कृपाशंकर। मैं हूँ आपका पुराना शिष्य और मेरा नाम है कृपाशंकर। मेरे पिता कुछ दिनों हिलोर के डाकमुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ता था। मेरे पिता डाकमुंशी थे और उन्हीं दिनों मैं आपकी सेवा में पढ़ता था। बचपन की बात है। पंडित जी की स्मृति जागी, बोले, ओह हो, तुम ही हो कृपाशंकर। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई था 8-9 साल हुए होंगे। 8-9 साल का तुम था और दुबले पतले थे, इसलिए मैं पहचान नहीं रहा हूँ। कृपा, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंट्रेंस पास किया। अब यहाँ
म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। अब यहाँ आकर म्यूनिसिपैलिटी में एक नौकर हूँ, एक नौकरी करता हूँ। कहिए आप तो अच्छी तरह रहे, सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। कहिए आप ठीक है ना? गुरु जी को देखकर खुश हो गया कृपाशंकर, बोले आप ठीक है ना? मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे मिले। पंडित मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारे पिता कहाँ है? मुझे भी आनंद हुआ तुमसे मिलकर। तुम्हारे पिता कहाँ है? कृपा उनका तो देहांत हो गया, माता साथ है। आप यहाँ कब आए? मेरी माता मेरे साथ है, लेकिन पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन आप यहाँ कब आए? पंडित आज ही आया हूँ। पंडों के घर में जगह ना मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की ठहरी। पंडों की घरों में जगह नहीं है, इसलिए यही रात काटने को हम सोचे हैं। कृपा बाल बच्चे भी साथ हैं क्या? आपके बाल बच्चे भी साथ हैं? पंडित नहीं, मैं तो अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दारोगा जी और सियानवीर साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। कृपा कुल में कितने मनुष्य होंगे? कृपाशंकर ने पूछा आपके साथ कुल कितने हैं? पंडित जी हैं तो 10, किंतु थोड़ी सी जगह में निर्वाह कर लेंगे। हम 10 है, लेकिन थोड़ी सी जगह मिलने पर हम निर्वाह कर लेंगे। कृपा नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। चलिए आराम से 1, 2, 3 दिन रहिए। 1 क्या 2-3 दिन में रहिए, मेरे घर बहुत बड़ा मकान है, आप लोग आराम से रहिए, घूमिए। मेरा परम सौभाग्य है आपकी कुछ सेवा करने का अवसर मिला। मुझे तो सौभाग्य है, मेरा यह परम सौभाग्य है कि आप लोगों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। कृपाशंकर ने कई कूली बुलाए। कृपाशंकर कूलियों को बुलाया, अशबाब उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। सभी को दल सहित अपने मकान में ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने चटपट चारपाइयां बिछा दी। चारपाइयां मतलब खटिया। चारपाइयां बिछा दी, खटिया है, नौकर बिछा दी। उनकी देखभाल करने के लिए उनके सब सामान रखवाया। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति उन लोगों की सेवा करने के लिए दौड़ता रहा। हृदयलाश से उसका मुख कमल चमक रहा था। वो बड़ी खुश था। बहुत ही खुश होने के कारण उसका मुखमंडल चमक रहा था। उसकी विनय और नम्रता से सबको मुग्ध कर लिया। सभी उसे देखकर मुग्ध हो गए। और सब लोग तो खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। सब लोग सो गए, थक गए थे इसलिए सो गए, लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी। रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोक खसोट के सम्मुख कृपाशंकर की सहायता और सलीलता प्रकाशमय दिखाई देती थी। जैसे कि मुसाफिरों की ठाकुर जी के साथ झगड़ा और चोखेलाल और मुंशी जी का झगड़ा, अंत में कृपाशंकर की शालीनता, ये तीनों को वो सोच रहे थे और मन ही मन वो खुश हो रहे थे। विनय दिखाई दी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। पहले वे सोचते थे इस शिक्षकता कहाँ जंजाल में आ रहे सोचते थे ना, लेकिन अब जाकर उन्हें यह महसूस हुआ कि शिक्षकता में ही गौरव है। शिक्षक का गौरव समझा आज जाकर कि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे एक शिष्य देखकर कैसे सम्मान दे रहा है। आज उनको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। इस पद की महानता, शिक्षकता जो पद है उसकी महानता आज ही ज्ञात हुई उन्हें। यह लोग 3 दिन अयोध्या रहे। ये सब 3 दिन अयोध्या में रहे। किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन कराया। साथ में कृपाशंकर जाता था और प्रत्येक धाम को दर्शन करा के इन लोगों को दिखाता था। फिर क्या हुआ? तीसरे दिन जब लोग चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। तीसरे दिन जब वे चलने लगे तो स्टेशन तक कृपाशंकर पहुंचाने के लिए आया इन्हें। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और बोला। जब गाड़ी सीटी दी चलने के लिए, गाड़ी तैयार हो गई तो चरण छुए, पंडित जी की चरण छुए कृपाशंकर ने। और क्या कहा? कभी कभी इस सेवक को याद करते रहिएगा। इस सेवक को आप कभी कभी याद करते रहिएगा।
पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। जब घर पहुंचे तो उनका स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया था। वे अपने को गौरवशाली समझने लगे। फिर कभी भी दूसरे विभाग में जाने के लिए वे चेष्टा भी नहीं करते थे। इच्छा उनको नहीं होती थी कि किसी दूसरे विभाग में वे जाए। अब वे समझ गए कि शिक्षकता का गौरव कितना बड़ा है, कितनी महान है। अब ये विषय का समाप्त हुआ। इसमें कठिन शब्दों के अर्थों को समझ लेना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर को फिर हम बाद में दूसरे दिन हम फिर समझाकर प्रश्न उत्तर और इसके भाषा ज्ञान को समझाकर मैं आप लोगों को सुना दूंगी, ठीक है। धन्यवाद।